हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर में टॉपिक लिया है हर्बर्ट स्पेंसर का जीवन परिचय। आज हम सब हर्बर्ट स्पेंसर के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1820 डरबी इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 दिसंबर सन 1903 में 83 साल की उम्र में ब्रिंगटन इंग्लैंड में हुआ था। हर्बर्ट स्पेंसर 27 अप्रैल 1820 से 8 दिसंबर 1903 तक विक्टोरियाई काल के एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनैतिक सिद्धांतकार थे। स्पेंसर ने भौतिक विश्व, जैविक सजीवों, मानव मन तथा मानवीय संस्कृति व समाजों की क्रमिक विकास के रूप में उत्पत्ति की एक सर्वसमावेशक अवधारणा विकसित की। एक बहुश्रुत व्यक्ति के रूप में उन्होंने विषयों की एक व्यापक श्रेणी में अपना योगदान दिया, जिनमें नीतिशास्त्र, धर्म मानविकी, अर्थशास्त्र, राजनैतिक सिद्धांत, दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र व मनोविज्ञान शामिल हैं। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने अत्यधिक प्रभुत्व प्राप्त किया, विशेषतः अंग्रेजी भाषी शैक्षणिक समुदाय के बीच। सन 1902 में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। वास्तव में यूनाइटेड किंगडम व यूनाइटेड स्टेट्स में एक समय था जब स्पेंसर के शिष्य उनकी तुलना अरस्तु के साथ करने से भी नहीं चूके। वे सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविका की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जो कि उन्होंने चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ने के बाद प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864 में प्रस्तुत की थी। यह शब्दावली दृढ़तापूर्वक प्राकृतिक चयन का सुझाव देती है, लेकिन फिर भी जब स्पेंसर ने उत्पत्ति का विस्तार समाजशास्त्र और नीतिशास्त्र के क्षेत्रों में किया तो उन्होंने लेमार्कवाद का प्रयोग भी किया। विलियम जॉर्ज स्पेंसर के पुत्र हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1820 को डरबी इंग्लैंड में हुआ था। स्पेंसर के पिता एक धार्मिक भिन्न मतावलंबी थे, जिनका झुकाव मेथोडिज्म से क्वेरिज्म तक बदलता रहा, और ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता के सभी रूपों का विरोध अपने पुत्र में उन्होंने ही संचारित किया। वे जोहान हेनरिच पेस्टालोजी की विकासपरक शिक्षा विधियों के अनुसार स्थापित एक विद्यालय चलाया करते थे और डरबी फिलॉसफिकल सोसाइटी के सचिव के रूप में भी कार्य किया करते थे, जो कि सन 1790 के दशक में एरास्मस डार्विन चार्ल्स के दादा द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक संस्था थी। स्पेंसर ने अपने पिता के प्रयोगाश्रित विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की, जबकि डरबी फिलॉसफिकल सोसाइटी के सदस्यों ने जैविक उत्पत्ति की पूर्व डार्वियन अवधारणाओं, विशिष्टतः एरास्मस डार्विन और जीन बाप्टिस्ट लेमार्क की अवधारणाओं से उनका परिचय करवाया। उनके चाचा रेवरेंड थॉमस स्पेंसर बाथ के निकट हिंटन चार्टर हाउस के पादरी ने स्पेंसर को कुछ गणित और भौतिक शास्त्र तथा थोड़ी लैटिन, जिससे वे सरल पाठ्य का अनुवाद कर पाने में सक्षम हो गए थे, पढ़ाकर उनकी सीमित औपचारिक शिक्षा पूर्ण करवा दी। थॉमस स्पेंसर ने अपने भतीजे पर अपने स्वयं के दृढ़ मुक्त व्यापार और सांख्यिकी विरोधी राजनीतिक दृष्टिकोण की छाप भी छोड़ी। अन्यथा स्पेंसर एक स्वशिक्षक थे, जिन्होंने अपना अधिकांश ज्ञान सूक्ष्म केंद्रीय अध्ययनों और अपने मित्रों व सहयोगियों के साथ हुए वार्तालापों से हासिल किया था। एक किशोर और युवा पुरुष
दोनों के रूप में स्पेंसर ने किसी भी बौद्धिक या व्यावसायिक क्षेत्र में स्थिर होने में कठिनाई महसूस की। सन 1830 के दशक के दौरान रेल परिवहन के क्षेत्र में आए उछाल के दौरान उन्होंने एक सिविल इंजीनियर के रूप में कार्य किया और साथ ही अपना अधिकांश समय प्रांतीय पत्रिकाओं के लिखने में भी लगाया, जो कि अपने धर्म में गैर अनुसारक व अपनी राजनीति में प्रजातंत्रवादी थी। सन 1848 से 1853 तक उन्होंने मुक्त व्यापार पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के सहायक संपादक के रूप में कार्य किया, जिस दौरान उन्होंने अपनी पहली पुस्तक सोशल स्टैटिक्स 1851 में प्रकाशित की, जिसमें यह पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था कि अंततः मानवता को समाज जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह अपना लिया जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप राज्य की अवधारणा नष्ट हो जाएगी। इसके प्रकाशक जॉन चैपमैन ने उन्हें अपनी संगोष्ठी से मिलवाया, जिनमें जॉन स्टुअर्ट मिल, हैरियट मार्टिन्यू, जॉर्ज हेनरी लेविस और मैरी एन इवांस, जिनके साथ उनका संक्षिप्त रूमानी जुड़ाव रहा, सहित राजधानी के अनेक प्रमुख प्रजातंत्रवादी व प्रगतिशील विचारक शामिल हुआ करते थे। स्वयं स्पेंसर ने जीव विज्ञानी थॉमस हेनरी हक्सले का परिचय करवाया, जो कि बाद में डार्विन्स बुलडॉग के रूप में प्रसिद्ध हुए और जो आजीवन उनके मित्र बने रहे। हालांकि इवांस और लेविस की मित्रता के कारण उनका परिचय जॉन स्टुअर्ट मिल के अ सिस्टम ऑफ लॉजिक से तथा अगस्ट काम्टे के प्रत्यक्षवाद से हुआ और इन्हीं ने उन्हें उनके जीवन कार्य के पथ पर आगे बढ़ाया। वे काम्टे से पूरी तरह असहमत थे। इवांस और लेविस से उनकी मित्र का पहला प्रतिफल स्पेंसर की अगली पुस्तक सन 1855 में प्रकाशित प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी थी, जिनमें मनोविज्ञान के लिए एक शारीरिक आधार की खोज की गई थी। यह पुस्तक इस बुनियादी मान्यताओं पर आधारित थी कि मानव मन प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है तथा यह कि इन्हें सामान्य जीव विज्ञान के ढांचे के भीतर खोजा जा सकता था। इसने न केवल व्यक्ति के संदर्भ में बल्कि प्रजातियों व नस्ल के संदर्भ में भी एक विकासपरक दृष्टिकोण को अपनाने की अनुमति दी। इस प्रतिमान के माध्यम से स्पेंसर का लक्ष्य मिल के लॉजिक के साहचर्यवादी मनोविज्ञान, यह धारणा कि मानव मन विचारों के साहचर्य के नियमों द्वारा एक साथ रखी गई आणविक संवेदनाओं से निर्मित था तथा अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होने वाले कपाल विज्ञान के सिद्धांत, जिसमें विशिष्ट मानसिक कार्यों का मूल मस्तिष्क के विभिन्न भागों में ढूंढा जाता था, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करना था। स्पेंसर ने तर्क दिया कि ये दोनों सिद्धांत सत्य का आंशिक वर्णन करते थे। विचारों के दोहरावपूर्ण साहचर्य मस्तिष्क के ऊतकों में विशिष्ट रेशे के निर्माण में सम्मिलित थे तथा इन्हें प्रयोग उत्तराधिकार की लेमार्कवादी क्रियाविधि के माध्यम से एक से दूसरी पीढ़ी में भेजा जा सकता था। उनका विनम्रतापूर्वक मानना था कि साइकोलॉजी मानव मन के लिए वही कार्य करेगी जो आइजैक न्यूटन ने पदार्थ के लिए किया था। हालांकि यह पुस्तक प्रारंभ में सफल नहीं थी। इसके प्रथम संस्करण की अंतिम 251 प्रतियां जून 1861 तक नहीं बिक सकी। मनोविज्ञान में स्पेंसर की रुचि प्राकृतिक नियम की सार्वभौमिकता को स्थापित करने की एक अधिक बुनियादी चिंता से व्युत्पन्न थी। अपनी पीढ़ी के अन्य लोगों, चैपमैन की संगोष्ठी के सदस्यों सहित की ही तरह वे भी इस बात को प्रदर्शित करने के लिए विचार से ग्रसित थे कि इस ब्रह्मांड में समस्त बातों, मानव संस्कृति, भाषा और नश्वरता सहित की व्याख्या सार्वभौमिक वैधता के नियमों द्वारा की जा सकती थी। यह उस समय के अनेक धर्मशास्त्रियों के दृष्टिकोण से विपरीत था, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रचना के कुछ भाग विशिष्टतः मानव आत्मा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र से बाहर थे। काम्टे की सिस्टम डी फिलोसफी पॉजिटिव
प्राकृतिक नियम की सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करने के लक्ष्य से लिखी गई थी और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्पेंसर को काम्टे का अनुसरण करना था। हालांकि स्पेंसर काम्टे के इस विश्वास से सहमत नहीं थे कि सार्वभौमिक अनुप्रयोग का एक नियम ढूंढ पाना संभव था, जिसे उन्होंने प्रगतिशील विकास में ढूंढा और उत्पत्ति का सिद्धांत कहा। 38 साल की उम्र में स्पेंसर ने सन 1858 में स्पेंसर ने एक रूपरेखा तैयार की जो बाद में कृत्रिम दर्शनशास्त्र की प्रणाली बनी। यह विशाल कार्य अंग्रेजी भाषा में, जिसके समकक्ष बहुत थोड़ी सी रचनाएं ही हैं, उसका लक्ष्य यह प्रदर्शित करना था कि उत्पत्ति का सिद्धांत जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और नश्वरता पर लागू होता है। स्पेंसर का विचार था कि 10 खंडों की इस रचना को पूर्ण होने में 20 वर्ष लगेंगे। अंत में इन्हें इससे दुगना समय लगा और इसने उनके लंबे जीवन की लगभग पूरी अवधि ले ली। एक लेखक के रूप में स्वयं को स्थापित करने के स्पेंसर के प्रारंभिक संघर्ष के बावजूद सन 1870 के दशक तक वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक बन चुके थे। उनके जीवन काल के दौरान उनकी रचनाओं को व्यापक तौर पर पढ़ा गया और सन 1869 तक वे अपना जीवन यापन पूरी तरह पुस्तकों से होने वाले लाभ और विक्टोरियाई पत्रिकाओं में उनके नियमित योगदान, जिन्हें एसेज के 3 खंडों के रूप में संग्रहित किया गया, उससे होने वाली आय के द्वारा कर पाने में सक्षम हो चुके थे। उनकी कृतियों का जर्मन, इतालवी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, रूसी, जापानी और चीनी तथा अनेक अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया और उन्हें पूरे यूरोप व उत्तरी अमेरिका के सम्मान व पुरस्कार प्रदान किए गए। वे एथेनियम, जो कि लंदन में भद्रजनों का एक विशिष्ट क्लब था, जिसमें कलाओं व विज्ञान में विशिष्ट कार्य करने वालों को ही प्रवेश दिया जाता था, तथा एक्स क्लब, जो कि टी.एच. हक्सले द्वारा स्थापित डाइनिंग क्लब था, जिसके सदस्य प्रति माह मिलते थे और जिनमें विक्टोरियाई काल के अधिकांश प्रमुख विचारक शामिल थे, जिनमें से 3 रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। सदस्यों में भौतिकविद दार्शनिक जॉन टिंडाल तथा डार्विन के चचेरे भाई बैंकर व जीव विज्ञानी सर जॉन ल्यूबाक शामिल थे। इसके अलावा कुछ उल्लेखनीय अनुचर भी थे, जैसे वेस्टमिंस्टर के डीन, उदारवादी पादरी आर्थर स्टैनली और चार्ल्स डार्विन व हरमैन वान हेल्महोल्ट्ज़ जैसे मेहमानों को समय समय पर आमंत्रित किया जाता था। ऐसे संपर्कों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय के हृदय में स्पेंसर की सशक्त उपस्थिति की और वे अपने दृष्टिकोण के लिए एक प्रभावी श्रोता वर्ग तैयार कर पाने में सक्षम हुए। अपनी बढ़ती हुई संपत्ति व प्रसिद्धि के बावजूद उन्होंने कभी भी अपना स्वयं का घर नहीं लिया। स्पेंसर ने आधुनिक पेपर क्लिप के एक पूर्ववर्ती का, हालांकि यह आधुनिक काटर पिन की तरह अधिक दिखाई देता था। इस बाइंडिंग पिन का वितरण एकरमैन एंड कंपनी द्वारा किया गया। अपनी आत्मकथा के परिशिष्ट आई में स्पेंसर इस पिन के चित्र को प्रदर्शित करते हैं और वह साथ ही इसके प्रयोगों को प्रकाशित वर्णन भी देते हैं। सन 1902 में अपने मृत्यु के कुछ समय पूर्व स्पेंसर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। उन्होंने आजीवन लेखन कार्य जारी रखा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अक्सर श्रुतलेख के द्वारा जब तक कि 83 वर्ष की आयु में वे अस्वस्थता से परास्त नहीं हो गए, उनके मृत शरीर को लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में कार्ल मार्क्स की कब्र की ओर मुँह करके दफनाया गया। स्पेंसर के अंत्येष्टि पर भारतीय राष्ट्रवादी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्पेंसर व उनके कार्यों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्याख्याता के पद पर स्थापना की। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।